आज के समय में बहुत अर्ली एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। इंडियंस जो हैं वो जेनेटिकली वर्ल्ड ओवर एज अ रेस सबसे ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। आज हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गई है। 35 साल 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक लेके आ रहा है। ये सिचुएशन एक महामारी टाइप की आ गई है जो कि टोटली प्रिवेंटेबल है। शादी फंक्शन में एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वहीं की वहीं उनकी डेथ हो जाती है। सारी डेथ्स हार्ट अटैक से नहीं होती, काफ़ी डेथ्स इलेक्ट्रिकल डेथ्स। सर, अभी हमने एक रीसेंट बहुत ही शॉकिंग केस देखा है अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का। वो हार्डकोर वर्कआउट भी करते थे, जिम कोहलिक थे वो, उसके बाद भी ये दिक्कत उनके साथ क्यों आ गई? Just gymming and having 6 packs or 8 packs and muscles and the body is not a sign of health. Steroids और energy drinks ये दोनों, इससे अटैक्स भी हो सकते हैं, इससे स्ट्रोक भी हो सकता है। जिसमें भी आपको पैकेट खोलना पड़े, टिन खोलना पड़े, वो खाना बहुत डेंजरस है। कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उसे हम पहचानें कि ये एसिडिक पेन है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई पेन है? अगर अटैक है तो 50% मरीज इसी से बच सकते हैं, उनकी जान बच सकती है। फैटी लीवर कॉमन हो गया है, माइग्रेन भी है, ये हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है ही। बिकॉज हार्ट डिजीज इज ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज। स्लीप डिप्राइवेशन बहुत बड़ा कारण है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला वर्क फ्रॉम होम की आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें। वर्क फ्रॉम होम से लेजर से ऑपरेशन हो रहा है, रोबोट ऑपरेशन कर रहा है। हम यहाँ रोबोट से इसको कर सकते। दिस इज पॉसिबल, दिस इज बीइंग डन। फैमिली हिस्ट्री सबसे बड़ा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। अगर आपको मालूम है कि आपकी जेनेटिक हिस्ट्री बहुत ख़राब है, फैमिली हिस्ट्री बहुत ख़राब है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई बहुत जल्दी कर सकते हैं। कहते हैं कि दिल की धड़कन में ही जिंदगी का सबसे पुराना गीत छुपा हुआ होता है। कभी उम्मीद का, कभी प्यार का, कभी डर का, तो साथ ही कभी बेचैनी का भी। आज हम शरीर के उसी हिस्से के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ हमारे ब्लड को पंप करता है बल्कि हमारी आशाओं, हमारे सपने, हमारे डर को भी जीवित रखता है। और उसी दिल की धड़कन को समझने वाले और उसे कैसे ठीक रखना है ये बताने के लिए आज देश के प्रतिष्ठित कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद रहेंगे। डॉक्टर नरेंद्र नाथ खन्ना का परिचय सबसे पहले मैं आपको दे दूं। ये मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट तो हैं ही साथ वैस्कुलर स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही एडवाइजर टू अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल भी हैं। डॉक्टर खन्ना ने अब तक कई लोगों को, लाखों की संख्या में लोगों को नई जिंदगी दी है और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए हैं। तो आइए इस पॉडकास्ट में प्रतिष्ठित कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एडन खन्ना से बातचीत की शुरुआत करते हैं और आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं आज उनका जवाब डॉक्टर साहब से हम लेंगे। डॉक्टर खन्ना, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, तो सबसे पहले जो बहुत ही कॉमन सवाल है और सबके मन में जो सवाल आ रहा है उसी से इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमने देखा है कि आज के समय में बहुत अर्ली एज में, यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन में है और ये चीज़ अगर आप देखो, ये पिक्यूलियरली इंडिया में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है कि यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये चीज़ें बाहर वेस्टर्न कंट्री में अब कम हो रही है। वहाँ पे जो एज होती है हार्ट अटैक की वो लेट होती है। अब ये क्यों आ रहे हैं, ये बड़ा अलार्मिंग चीज़ है। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हमें समझनी है कि इंडियंस जो हैं वो जेनेटिकली वर्ल्ड ओवर एज अ रेस सबसे ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। उनकी जीन्स बहुत ख़राब हैं, बट उनको बीमारी नहीं होती थी पहले बिकॉज उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। आज हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गई है और लाइफस्टाइल में अगर आप 3 चीज़ें अगर प्रमुख से कारण अगर आप देखो तो एक कारण ये है कि स्ट्रेस। वो स्ट्रेस वर्क प्लेस का हो सकता है, वो स्ट्रेस इमोशनल हो सकता है, वो स्ट्रेस होम घर में हो सकता है, मतलब फैमिली में स्ट्रेस हो सकता है। ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट कारण हैं जो कि ये हार्ट को इस स्टेज पे रखते हैं कि एकदम वो इमरजेंसी मोड पे काम कर रहा होता है जी। दूसरा स्मोकिंग और जो प्रदूषण हो रहा है और जो खाने में बाहर का खाना वाली जो सिचुएशन है, जो पैक्ड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, इससे काफ़ी यंग एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। और तीसरा ये है लैक ऑफ स्लीप एंड ओवर एक्सरसाइज ऑफ ओनली फ्यू मसल्स। बट अगर आप देखो, ये बॉडी को एक अलग तरीके से स्ट्रेन देते हैं और हार्ट फिर कोप अप नहीं कर पाता।
तो ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। और बड़ा दुख की बात है, आज हम देखते हैं कि फादर जो है अपने 30 साल 35 साल 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक लेके आ रहा है। फादर ठीक है, बच्चे को हार्ट अटैक है। दूसरा, मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं कि गोद में बच्चा है लेकिन फादर को हार्ट अटैक हो रखा है, या उससे भी ज़्यादा अपनी शादी का कार्ड जो है उससे पहले उनके पास एंजियोप्लास्टी का कार्ड है, उनको अटैक हो गया, एंजियोप्लास्टी करके शादी कर रहे हैं। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें हम वो तो गिन ही नहीं रहे हैं जो सडन डेथ हो जाती है एक्सरसाइज में, वर्क प्लेस में। तो ये सिचुएशन एक महामारी टाइप की आ गई है जो कि टोटली प्रिवेंटेबल है। बिल्कुल सर, मेरा यही सवाल था। आपने जो बताया कि 30 और अर्ली 40s में ही ये हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। लोग पहले कहते थे कि आप एक्सरसाइज करो, फिजिकली अगर आप एक्टिव रहते हो, खुद को एक्टिव रखते हो तो आप सारी बीमारियों से दूर रहोगे। लेकिन हम तो बड़े शौक हैं, ऐसे कई वीडियोस आपने भी देखे होंगे कि लोग जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, शादी फंक्शन में एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वहीं के वहीं उनकी डेथ हो जाती है। ये क्यों हो रहा है सर? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहले डिफ्रेंशिएट करना होता है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो में, और या सडन कार्डियक डेथ, उसमें फ़र्क है। सारी डेथ्स हार्ट अटैक से नहीं होती हैं, काफ़ी डेथ्स इलेक्ट्रिकल डेथ्स होती हैं। तो हार्ट में आप समझ लो दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक पंप है जिसको ब्लड सप्लाई चाहिए और वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। जी। दूसरा, हार्ट को एक सही गति में चलाने के लिए उसकी एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। तो जो सडन डेथ होती है वो यूजुअली जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की गड़बड़ होती है, वो हार्ट अटैक से भी हो सकती है, अदरवाइज जेनेटिक कारण से भी हो सकती है, या स्ट्रेस से भी हो सकती है ट्रिगर। तो जब वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग हार्ट में होती है तो हार्ट एकदम पंप नहीं कर पाता और सडनली अरेस्ट में चले जाता है। उसका इलाज कोई एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं है, उसका इलाज है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। वो अगर सबको आए, लोग खाली देखने की बजाय कुछ काम करें मरीज पे, एकदम उनका एयरवे सिक्योर करें, कार्डियक मसाज दें, 60% लोग बच सकते हैं उससे। जी। तो ये एक सडन डेथ की कैटेगरी है। ये उनमें ज़्यादा होती है जो यंग लोग हैं, हाईली स्ट्रेस्ड आउट हैं, स्मोक करते हैं, बॉडी को अपना स्टिमुलेट करके रखते हैं कैफीन से, एनर्जी ड्रिंक से, बूस्टर से, और फिर ओवर ड्यू एक्सरसाइज करते हैं, जितना हार्ट की कैपेबिलिटी नहीं है उससे ज़्यादा वो अपने को ट्रेनिंग करते हैं। उनमें ये चीज़ सडनली या तो प्लाग रप्चर होता है, वहाँ क्लॉट आता है, हार्ट में अर्ली अटैक होता है और सडनली हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गिरती है। या फिर वो लोग जिनको अपनी हार्ट की कंडीशन मालूम ही नहीं है, मतलब उनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन था, उनके हार्ट की मसल अब नॉर्मल थी, कार्डियोमायोपैथी थी, उनको चैनलोपैथीज हैं, वो स्ट्रेट अवे जिम करने चले गए और बड़ी हाई लेवल की एक्सरसाइज करने चले गए, उनमें ये अटैक होता है। इसलिए जो भी कोई जिम करे तो ज़रूरी ये है कि अगर फर्स्ट टाइम जिम में जा रहा है तो धीरे धीरे जाए, और अगर मिडिल एज का या इवन यंगर एज का है तो एक बार अपना कार्डियक चेकअप करा के जाए। नहीं तो ये सिचुएशन आती है कि वो सडनली स्ट्रेन आता है और पता नहीं होता उनको, सडनली उनकी हार्ट जो है या तो फेल कर जाता है या कार्डियक अरेस्ट हो तो जाता यानी है। कि सर, जिम में वर्कआउट करें आप या मॉर्निंग वॉक आप करें, जो चलन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसमें भी थोड़ा सोच समझ के ही सब करने की ज़रूरत है और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। ज़रूर लेनी चाहिए अगर एक्सेसिव जिमिंग आप कर रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मॉर्निंग वॉक भी आजकल जैसे लोग करते हैं वो रियली वॉक नहीं है, वो टहलना है। जी। कि लोग पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे टहल रहे हैं, उनका घुटने के लिए और वैसे ठीक है एक मोबिलिटी के लिए। या फिर लोग आपस में लेडीज़ बात कर रही हैं, घर की जी। पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है, वो केवल एक टहलना है। या लोग आजकल नया चाल चली है कि 10,000 स्टेप करने जी हैं। जी। वो 10,000 स्टेप एक तो कहीं लिखे नहीं है, दूसरा ये वो 10,000 स्टेप हार्ट के लिए ठीक नहीं है। अगर एक बार में आप करो और एक इंटेंसिटी से करो तब तो फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ अगर आप सोचो कि उससे हमारा हार्ट ठीक रहेगा जी जी। या स्ट्रोक का रिस्क कम होगा, अटैक का रिस्क कम होगा, तो वो नहीं है। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। नहीं, बिकॉज वो हार्ट के लिए उस लेवल की एक्सरसाइज ही नहीं है। अच्छा। मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस लेवल की एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है हार्ट अटैक प्रिवेंट करने जी। के लिए या क्लॉटिंग प्रिवेंट करने के लिए। ये तो एक मोबिलिटी और टाइम पास की चीज़ है। ठीक है। आपका घुटने वुटने ठीक रहेंगे लेकिन हार्ट का अटैक इससे नहीं बचेगा।
सर, अभी हमने एक रीसेंट बहुत ही शॉकिंग केस देखा है अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का। बताया जा रहा है कि उन्हें भी हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो हार्डकोर वर्कआउट भी करते थे, जिमकोहलिक थे वो। उसके बाद भी ये दिक्कत उनके साथ क्यों आ गई, और ऐसी सिचुएशन में बचाव करने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, जितना मैंने जो आपके चैनल के माध्यमों से सुना है कि कितना उनको जो बीमारी थी वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की थी। पहले भी थी, बाद में फिर सडन कार्डियक डेथ हुई। इसमें क्या होता है कि जब आप एक्सेसिव जिमिंग करते हैं या फिर अगर आपकी बॉडी में एक टेंडेंसी होती है ब्लड क्लॉट करने की, वो जेनेटिक भी हो सकती है, तो आपके पैर की वेन में ब्लड क्लॉट्स आते हैं, बनते हैं, और वो लंग में चले जाते हैं और सडनली आपका लंग चोक हो जाता है ब्लड क्लॉट से, तो हार्ट में ब्लड ही नहीं आता और सडनली पेशेंट मर जाता है। ये सिचुएशन जो पोस्टमार्टम में जैसे मीडिया से पता चला, वो ये सिचुएशन है। तो ये जिमिंग से प्रिवेंट नहीं होती पूरी तरीके से। कभी कभी एक्सेसिव जिमिंग से ये और प्रमोट हो सकती है, स्पेशली अगर आप डिहाइड्रेटेड हो और आपकी बॉडी में ये टेंडेंसी हो। मोस्ट लाइकली यही कारण रहा होगा, और जैसे मीडिया ने बताया कि ये सिचुएशन थी, ये भी एक सडन डेथ का बहुत कॉमन और कारण है। अगेन सर, उनकी भी एज काफ़ी कम थी, बहुत 38 38 ईयर्स के ईयर्स थे। की, हाँ, बहुत कम थी। सो just gymming and having 6 packs or 8 packs and muscles and almost no fat or less than 5% fat in the body is not a sign of health. सर, जिम करने वाले लोगों को हमने देखा है, खास करके जो आप एप्स की बात कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, फ्लेक्स करना चाहते हैं, वो स्टेरॉइड्स भी लेते हैं। तो उससे भी क्या हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, इफेक्ट हो सकता है? डेफिनेटली हो सकती है। स्टेरॉइड्स और एनर्जी ड्रिंक्स, ये दोनों काफ़ी हार्मफुल हैं बॉडी के लिए। इससे अटैक्स भी हो सकते हैं, इससे स्ट्रोक भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में तो बॉडी को नुकसान करते ही हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो स्ट्रेस, जी। जो हम बोलते हैं स्ट्रेस की बात, स्ट्रेस में 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक स्टेरॉइड कॉर्टिसोल और दूसरा एड्रेनलिन। ये दोनों बॉडी को एक हाईली स्ट्रेस्ड आउट स्टेट में रखते हैं, इन्फ्लेम्ड स्टेट में रखते हैं, और जब ये कुछ समय तक तो बॉडी कोप अप करती है, बाद में वो सडनली गिव वे कर देती है। तो सर, जो तो ये आप एडिशनल ऊपर से स्टेरॉइड और लोगे तो ये बड़ा नुकसान करता तो है। इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं, क्या आप उनको ये बता सकते हैं कि जो वर्कआउट करने वाले लोग हैं, जिम जाने वाले लोग हैं, वो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट जो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, उसमें भी एस्टेरॉइड होता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए? उसमें स्टेरॉइड भी होता है, उसमें जिम इंस्ट्रक्टर्स वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तरह तरीके के वो ऐसे प्रोडक्ट्स देते हैं जिससे कि एक ये आता है, किक आता है। उसमें आपके बॉडी के रिसेप्टर्स जो आपको अलार्म देते हैं कि भाई अब रुक जाओ, बॉडी फटीग हो रही है, उसको वो नॉकआउट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। सो बॉडी अब नॉर्मल स्ट्रेस में काम करती है, जो कर रहा है एक्सरसाइज उसको लगता है कि हम बहुत ठीक हैं, एनर्जी आ रही है। एनर्जी आ रही है। तो वो एक डिसेप्टिव टेक्निक है बॉडी के अगेंस्ट जाने की। मसल जरूर बन जाते हैं, लेकिन हार्ट, ब्रेन, ब्लड वेसल, इस पर बहुत गंदा असर होता है। और ये मैं बार बार कहता हूँ, 6 packs 8 packs इज़ नॉट सिनोनिमस विद गुड कार्डियक एंड मेंटल हेल्थ। एक हेल्दी आदमी के लिए ज़रूरी नहीं है 6 packs या 8 packs हों। उसको अगर लंबा जीना है, उसको अच्छा जीना है, उसकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होनी चाहिए, उसकी मेटाबॉलिक फिटनेस होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं और उसकी मेंटल फिटनेस होनी चाहिए, 3 चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा पैक्स बनाने के लिए आप बॉडी स्कल्पटिंग कर रहे हो, एक अच्छा अट्रैक्टिव बॉडी बन रही है, लेकिन अंदर खोखला है। सर, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जिम में लोग वर्कआउट करते हैं इसलिए ताकि उनका शरीर सही रहे, फिट रहे, वो कोई बीमारी ना हो, लेकिन वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं और उनकी तरह बॉडी बनाना चाहते हैं, और फिर जो आपने कहा कई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं। तो एक बार थोड़ा और क्लियर आप कर देंगे उन व्यूअर्स के लिए कि सेलिब्रिटी को फॉलो करना इतना ज़रूरी नहीं है, या फिर उनका अलग डाइट होता है, वो डॉक्टर के परामर्श में रहते हैं तभी वो ऐसा करते हैं? हाँ, ये बात सही है, बट अगर आप सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हैं तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ दे डाई ऑफ दे हैव सडन कार्डियक डेथ। अगर आप रिकॉर्ड देखें तो कितने सेलिब्रिटीज़ मर गए बिकॉज वो एबनॉर्मल तरीके से जी रहे थे। ये पार्ट नया यूथ नहीं देखता, ये जेनजी नहीं देखता। प्लस अगर एग्जाम्पल देना है कि कैसे रहना चाहिए, तो जैसे आपके दादा दादी रहते थे, वो एक लाइफस्टाइल सही थी इंडियन कंटेक्स्ट में। वो मेहनत बहुत करते थे
वो अच्छा खाते थे, नेचुरल खाते थे, टेंशन नहीं करते थे और खूब बढ़िया सोते थे। आज टोटल उल्टा हो गया है। अगर हमें बीमारी से बचना है तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी डाइट सही होनी चाहिए, और डाइट में दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप मोटा मोटा रखो तो नेचुरल फूड होना चाहिए। नेचुरल फूड में सबसे ज़्यादा आप ऐसे करो कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो कच्चा खाना बोलते थे पहले, वो खाओ। एक बड़ी प्लेट की जगह टी प्लेट लो, क्वार्टर प्लेट लो, उसमें खाना खाओ तो 50% पोर्शन कंट्रोल हो जाता है। पहले आप फ्रूट्स और सैलड्स और ये चीज़ें खाओ, फिर सब्जी खाओ, फिर एंड में रोटी खाओ। आजकल आप बोलो जी हम मोटे हो गए, हम तो 2 ही रोटी खाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके साथ जो स्नैक्स करते हैं और चीज़ें खाते हैं वो गड़बड़ है। आजकल जो ऑनलाइन वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स ये सब जो मिल रहे हैं, उस पे कितना डिपेंडेंट रहना चाहिए? क्योंकि लोग आजकल वही अपने विश लिस्ट में डालते हैं, उससे ऑर्डर करते हैं, तो वो जेन्युइन होता है? वो चीज़ अच्छी है, आई होप दे आर जेन्युइन, बट जेन्युइन इतना है नहीं, बिकॉज अब सॉइल ही इतनी कंटेमिनेटेड है। बट जितना आप कर सको वो अच्छा है। बेटर तो ये आप अगर अपना खेत हो या किसी जान पहचान वाले को, उसकी सॉइल अगर अच्छी है, वो पेस्टिसाइड नहीं यूज़ कर रहा, वो केमिकल्स नहीं यूज़ कर रहा, तो वो बेस्ट है। ज़माना वापस फिर उसी में जा रहा है। अगर आपके पास पैसे हैं तो अपनी गाय रखो, अपना एक फार्म बनाओ और उसी का खाओ, बिकॉज इतना टॉक्सिक फूड हो गया है। और दूसरा ये पैकेट वाला फूड, जो प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें भी आपको पैकेट खोलना पड़े, टिन खोलना पड़े, वो खाना बहुत डेंजरस है। और ये होटल्स, घर का खाना, इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी ICMR की, जो लोग यंग लोग जो घर का खाना खाते हैं वर्सेस वो लोग जो बाहर का खाना खाते हैं, जोमेटो से मंगाया, बाहर से मंगाया, डब्बा मंगाया, उनमें हार्ट अटैक्स कहीं ज़्यादा होते हैं। अच्छा। बिकॉज वो प्रोसेस्ड फूड होता है, वो रीहीटेड फूड होता है। जैसे आपने ऑयल को रीहीट किया तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ जाता है, और वो डायरेक्ट ब्लड वेसल को इंजर करता है। तो आप किसी भी जगह बाहर जाओ, वो खाना गर्म कर देते हैं, फिर बच गया, फिर दूसरे दिन गर्म करके बेच दिया। जी, जी। वो सबसे टॉक्सिक चीज़ है, रीहीटिंग ऑफ द ऑयल। तो कहने को तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बारीक चीज़ें हैं, जो आपको आने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप ये भी समझाइए कि असल में हार्ट जो है हमारा, वो कैसे काम करता है? किस तरीके से ये माना जाए कि अगर हार्ट अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है, तो उसके लिए क्या-क्या हमें करना चाहिए? देखिए, अगर हार्ट आप सोचो तो हार्ट है क्या? एक तो आपने उसका इमोशनल एंगल बताया, जिसको हम हार्ट समझते हैं, वो सोचते हैं कि दिल है, बट वो कहाँ पे है पता नहीं, वो दिमाग में है कि कहाँ है। बट यस, हार्ट एज एन ऑर्गन अगर हम बात करें तो हार्ट इज़ अ पंप, मस्कुलर पंप। उसका एक ही काम होता है कि हम बॉडी के सारे ऑर्गन को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई और दें, एक प्रेशर मेंटेन करके, और एक रिदम से चले। सो हार्ट इज़ बेसिकली एनर्जी और ब्लड सप्लायर टू द एंटायर बॉडी। वो एक ऐसा पंप है जो कभी सोता नहीं है। माँ के जब बच्चा पेट में होता है तब से चालू होता है, और मरते समय तक वो चलता ही रहता है, रेस्ट नहीं लेता। तीसरी चीज़ है कि उसमें एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है और एक पंप सिस्टम होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट को एक सस्टेन, एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट कराता है सो दैट वो पावर मेंटेन करे। दूसरा एक पंप फंक्शन होता है, जो मसल होती है, जो कि पंप करती है, टुल्लू पंप जैसे सारे बॉडी में ब्लड जाता है उससे, एक प्रेशर जनरेट करके। इसको मेंटेन करने के लिए हार्ट को, या हार्ट की मसल को न्यूट्रिशन कर देने के लिए एक ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसको हम कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं। ये आर्टरीज जब चोक होने लगती हैं तो पेशेंट को एंजाइना आता है, रुकावट आती है, जिसके लिए आप एंजियोप्लास्टी या बाईपास करते हो। ये आर्टरी कभी कभी सडनली इसमें क्लॉट आ जाता है, जिससे सडन अटैक आता है, जो आप जिम्स में देखते हो और आज जो लोग स्मोक करते हैं उनमें देखते हो। और तीसरी चीज़ होती है, अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, हार्ट अटैक और एंजाइना, तो कभी कभी हार्ट में खून कम जाता है, तो हार्ट धीरे धीरे वीक होता जाता है और डायलेट होता जाता है। ऐसे मरीज प्रेजेंट करते हैं कि उनको चलने में सांस फूल ली है, लेटने में सांस फूल ली है, पैरों में सूजन आ रही है, वो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं। तो ऐसे मरीजों को हम डिफरेंट तरीके से इलाज करते हैं। तो ये 3 मेजर तरीके के बीमारी होती है हार्ट की। बट हार्ट का फंक्शन एक ही है कि आप अपने हार्ट, आपका ब्लड सप्लाई वो हर जगह
एक फोर्स से एक एडिक्वेट ब्लड सप्लाई दे। जब बॉडी की डिमांड बढ़े, जैसे कोई दौड़ रहा है, कोई स्ट्रेस में है, तो हार्ट अपने आप अपना रेट बढ़ाए और ब्लड सप्लाई बढ़ाए। अगर ये मिसमैच होता है तो फिर मरीजों को चक्कर आता है या स्टेमिना कम हो जाती है। तो ये हार्ट का मेन फंक्शन तो यही है। जी सर, एसिडिक पेन जो होता है, जो गैस का दर्द कहते हैं, कई बार वो हार्ट तक पहुंच जाता है और बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उसे हम पहचानें कि ये एसिडिक पेन है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई पेन है? हाँ, तो ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप एनाटॉमिकली देखो तो हार्ट ये है, इसके पीछे खाने की नली होती है, एकदम आगे पीछे होते हैं दोनों की ब्लड नर्व सप्लाई सेम होती है। तो बहुत बार पेन सिमिलर होता है। तो बहुत बार मरीज अच्छे कभी कभी डॉक्टर को भी जब हार्ट अटैक होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि एसिडिटी है, होता हार्ट अटैक है। कभी कभी तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन और एसिडिटी आजकल बहुत लोगों को होती ही है, तो लोग सोचते हैं अरे ये एसिडिटी होगी, ये होता हार्ट अटैक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के 2-3 तरीके हैं। अगर हार्ट अटैक का पेन है तो वो यूजुअली इतना सीवियर होता है, फर्स्ट टाइम होता है, और उसके साथ घबराहट, पसीना, जिसको हम कोल्ड स्वेट बोलते हैं, पसीना आएगा, घबराहट होगी, वो रेडिएट करेगा, एक ही जगह नहीं रहेगा, गले में जाएगा, हाथ में जाएगा, पीठ में जाएगा, जौ में जाएगा। और अगर हम एक्सरसाइज करें, चलें, तो वो बढ़ेगा। एसिडिटी का पेन चलने से, मेहनत करने से बढ़ेगा नहीं, वो रिलीव होगा या तो आपकी बर्पिंग हो या आप कोई एंटासिड खाओ। और तीसरी चीज़ है कि वो बार बार होगा। इट इज़ नॉट कि इतना सीवियर हुआ कि पहली बार पेन हुआ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और कभी भी डाउट हो तो आप उसको समझो हार्ट अटैक है, यू गो एंड रिपोर्ट टू अ डॉक्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको लगे कि इतना सीवियर पेन है, आप नहीं श्योर हो, तो आप एक एस्प्रिन की गोली, डिस्प्रिन की, एंट्री कोटेड एस्प्रिन नहीं, उसको मुंह में चूस लो। अगर अटैक है तो 50% मरीज इसी से बच सकते हैं, उनकी जान बच सकती है। तो ये हर घर में होनी चाहिए, एक पानी में या उसको मुंह में डालो और चूस लो। अब उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर आप वहाँ पहुँचोगे तो 50% चांस है, बड़े बड़े ट्रायल्स में ये प्रूव हुआ है कि आपकी जान बच जाएगी उससे, क्योंकि उसी समय जो क्लॉट बन रहा है, ये दवा ब्लड में जाती है सीधे मुंह से, और उस क्लॉट को बनने से या प्रोग्रेस करने से रोकती है। एस्पिरिन दवाई बताइए। एस्पिरिन जो दवाई डिस्प्रिन के ज़रूर। फॉर्म में आती जी। है, नॉट ये जो आजकल इकोस्प्रिन और ये एंट्रिक कोटेड आती हैं, ये तो पेट में जाके घुलती हैं, आंत में जाके। एस्पिरिन च्यूएबल जो होती है वो डिस्प्रिन के फॉर्म में आती है, उसको मुंह में रख के खाली चूस लें, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगी फिर। जी, तो ये एस्पिरिन च्यूएबल जो मेडिसिन बताई है सर ने, वो ये हर घर में होनी चाहिए, ज़रूर रखिए। ये बहुत फ़ायदेमंद दवाई है, जो कि जब भी एसिडिक पेन हो तो आप उस दौरान भी ले सकते हैं, जो कि आगे प्रिवेंटिव अगर एसिडिक भी हो तो थोड़ा वर्स हो जाएगा, लेकिन अगर हार्ट अटैक है आपने ले ली तो आप बच जाओगे। अगर एसिडिटी है थोड़ी बढ़ जाएगी, आप जाओगे उसकी दवा मिल जाएगी, लेकिन हार्ट अटैक वाला आदमी 50% आदमी बच सकता है खाली एक एस्पिरिन च्यू करने से, बिफोर ही रीचेज हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ही कॉमन सी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ बहुत यंग एज वालों को भी हम देख रहे हैं। पहले हम मानते थे कि जब मम्मी पापा के एज में आप आ जाओगे तब डायबिटीज़ होगा, लेकिन आजकल बहुत कॉमन हो गया है। फैटी लीवर कॉमन हो गया है, एसिडिक पेन जैसा आपने बताया, माइग्रेन भी है, ये हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है ही। तो उस दौरान क्या इन सारे बीमारी वाले लोगों को ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए हार्ट जैसे सीवियर किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, या फिर इन्हें अपनी ही मेडिसिन लेनी चाहिए? क्या इनको ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में? बिल्कुल होना चाहिए। डायबिटीज़ का तो डायरेक्ट कोरिलेशन है हार्ट की बीमारी से, ये तो बहुत प्रूवन फैक्ट है। अगर डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ भी है तो ऐसे लोगों को हार्ट में ब्लॉक होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है फैटी लीवर। नाउ फैटी लीवर इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज़। अगर किसी को फैटी लीवर है तो उसको ये जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है खाली फैट लीवर में नहीं जा रहा, ये ब्लड वेसल में भी जा रहा है, ये और ऑर्गन्स में भी जा रहा है, तो ब्रेन की आर्टरीज में भी जा रहा है। तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने का, स्ट्रोक होने का, पैर में गैंग्रीन होने का, किडनी फेलियर होने का, अपार्ट फ्रॉम लिवर फेलियर और कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है।
बिकॉज हार्ट डिजीज़ इज़ ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़, और ये बहुत कॉमन है इंडियंस में। तीसरी चीज़ आपने बोला माइग्रेन। माइग्रेन अगेन इज़ ट्रिगर्ड बाय द सेम रिस्क फैक्टर्स। जैसे जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत होता है, जब इट इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स कि आपकी मेटाबॉलिक स्टेट जो है वो गड़बड़ है, और आपकी स्ट्रेस की सिचुएशन बॉडी में बहुत ज़्यादा है, कॉर्टिसोल ज़्यादा है, आपकी एड्रेनलिन लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, उसी से ट्रिगर होता है। उन्हीं चीज़ों से हार्ट अटैक भी ट्रिगर होता है। तो एक दो अटैक से नहीं, बट लॉन्ग रन में अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक के रिस्क ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को भी डाउट हो कि मुझे हार्ट से रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन एक जो बेसिक टेस्ट है जिसमें ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि आपको अलर्ट होने का टाइम आ गया है क्योंकि हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है, वो क्या है सर? अच्छा, तो इसमें जैसे पहले अगर किसी को पहले समझना है कि हार्ट अटैक का मुझे रिस्क क्या है, आजकल बहुत अच्छे टेस्ट हैं। कुछ जेनेटिक हैं, कुछ अर्ली डिटेक्शन के कि प्लाग या कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है कि नहीं, उसके इमेजिंग के टेस्ट हैं। तो सबसे पहले, जैसे हम पहले बोलते थे 40 साल की उम्र के बाद एक अपनी बेसिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अब हम बोलते हैं 25 साल की उम्र पे होना चाहिए। किसी के घर में अर्ली हार्ट अटैक, अर्ली डेथ की हिस्ट्री है तो 15 साल की उम्र पे होना चाहिए। सेकंड, क्या टेस्ट होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज़ एंड ये सब चीज़ें करने के बाद, हार्ट के लिए एक कोलेस्ट्रॉल की जांच होनी चाहिए। तो जो हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल, उसमें 5 चीज़ें हम टेस्ट करते हैं: VLDL, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल। ये कन्वेंशनल टेस्ट हैं, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो दवा से, लाइफस्टाइल से। लेकिन इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है जिसमें कि हम लाइपोप्रोटीन, लिटिल लाइपोप्रोटीन जो होता है उसको मेज़र करते हैं। वो अगर अब नॉर्मल है, बड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसको जेनेटिक डिजीज़ है, प्री डिस्पोजिशन है। ऐसा आदमी चाहे कोलेस्ट्रॉल अपना 10 भी ले आए, फिर भी उसको हार्ट अटैक का रिस्क रहेगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक सबसेट को डिफाइन करता है कि इनको हार्ट अटैक होने का रिस्क बहुत है, अपार्ट फ्रॉम एनी अदर थिंग। तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। उनको कोई भी स्मोकिंग, स्ट्रेस सब अवॉइड करना है, उनको अपने कोलेस्ट्रॉल्स बहुत लो रखने हैं, मच लोअर देन नॉर्मल। एक अपनी लाइफस्टाइल को बहुत एग्रेसिवली चेंज करना है। दूसरा टेस्ट होता है वास्कुलर इन्फ्लेमेशन का, जिसको हम HSCRP बोलते हैं। वो भी एक ब्लड टेस्ट होता है। अगर उसको हम वो रेज्ड है तो इसका मतलब ब्लड वेसल में आपका सूजन है। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक और स्ट्रोक का बहुत रिस्क होता है। और ऐसे लोगों को, या फिर जिनके यहाँ जेनेटिक हिस्ट्री बहुत ख़राब है, या वो लोग जो लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, उनको रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको अगर एक टेस्ट कराना है तो उनको एक स्क्रीनिंग होना चाहिए CT एंजियो से। CT एंजियो 2 तरीके से होते हैं जब CT स्कैन करते हैं। एक तो पहले कैल्शियम स्कोरिंग देखते हैं। अगर आपका कैल्शियम स्कोर 0 है तो आपके इन द कमिंग 10 ईयर्स हार्ट अटैक होने के चांस बहुत कम है। अगर वो ज़्यादा है तो हम एंजियो करते हैं साथ में, CT स्कैन के साथ ही एंजियो होता है। उसमें अर्ली प्लाग्स दिख जाते हैं। तो अर्ली प्लाग्स, जब तक ऐसे आप कोई भी स्ट्रेस टेस्ट करो, थैलियम करो, स्ट्रेसिको करो, TMT करो, उसमें 70% के ऊपर जब ब्लॉक होते हैं तभी वो पॉजिटिव आते हैं। उसके पहले की स्टेज वो नहीं बता सकते। इट इज़ समथिंग लाइक आप प्रेगनेंसी डायग्नोज कर रहे हो जब लेबर पेन शुरू हो गए, तो आप कुछ कर नहीं सकते उस समय। अगर आपको बचाव करना है तो वो पार्ट है जब वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसका प्रोग्रेशन रोकना है। वो CT एंजियो से बड़ी क्लैरिटी से मालूम हो जाता तो है। ये चेकअप्स क्या मंथली भी करवा नहीं सकते नहीं नहीं हैं? नहीं, तो हम बता रहे हैं। और चौथी चीज़ है, एक एको करना चाहिए। तो इसमें जैसे लाइपोप्रोटीन लिटिल है, वो लाइफ में एक बार ही कराना है। वो आपको जीन बता देता है कि आपको जेनेटिक रिस्क है या नहीं है। ओके। HSCRP जो है, हाई सेंसिटिविटी CRP, वो तब कराना है जब एक बार आप रेगुलर चेकअप में कराओ। अगर वो ठीक है तो ठीक है, हाई है तो आप ट्रीटमेंट लेते हो, फिर उसको 6 हफ्ते बाद रिपीट करते हो। नहीं तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर वाले टेस्ट हैं ये 5 साल में एक बार होने चाहिए, अगर अब नॉर्मल नहीं है। अगर अब नॉर्मल है देन दे शुड बी ट्रीटेड एंड दे शुड बी चेक्ड एवरी 1 ईयर। CT एंजियो अगेन एक बार ज़रूरी है, 10 साल तक एक बार अगर करा लें। अगर नॉर्मल है, बाकी रिस्क फैक्टर नहीं है, तो बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है।
जिसका अबनॉर्मल भी है उसको एक बार ज़रूरी है। कभी कभी हम उनमें काफ़ी साइलेंट प्रोग्रेसिव डिजीज़ देखते हैं और हाई ग्रेड डिजीज़ की 90% ब्लॉक है, ऐसे मरीजों को हम बोलते हैं सिम्टम नहीं भी है तो भी एंजियो कराओ, बट वो बहुत रेयर होते हैं। So a new workup for stressed out individuals with family history of heart disease, very strong family history, many risk factors, is कि आप अपना 3 ब्लड टेस्ट जैसे CRP, लिपिड प्रोफाइल और LPA, और एक एको और एक CT एंजियो कराओ। जी। और नहीं तो जो ठीक हैं, जिनके रिस्क फैक्टर नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो उनका एको TMT भी ठीक है, ठीक तो है। रिस्क फैक्टर वाले ये ज़रूर चेकअप्स करा लें जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं। डॉक्टर साहब, अगेन हम फूड के बारे में बात करते हैं, जो लाइफस्टाइल हमारी, जो खान पान है। कई सारे डाइटिशियंस हैं, कई सारे जिम के कोचेस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एडवाइस करते हैं खाने के लिए। लेकिन जो हमारा इंडियन फूड पैटर्न है, उसमें आप क्या मानते हैं कि कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, खाने लायक है, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि जाने अनजाने हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है? तो अगेन आई विल गो बैक कि जो हमारे दादा दादी खाते थे वही सही था। अब आप सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ों से शुरू करो। आजकल लोग कहते हैं कि आप फैट नहीं खाओ। अगर आप गाय का शुद्ध देसी घी खा रहे हो तो आप 2 या 3 चम्मच दिन में खा सकते हो, वो बेनिफिशियल है। सरसों का तेल बेनिफिशियल है बट इसी क्वांटिटी में। सनफ्लावर ऑयल बेनिफिशियल है। देन कम्स कि आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन कितना खाओ, तो प्रोटीन आपको खूब अच्छे से खाना चाहिए। सबसे अच्छा जो डाइट है वो प्रोटीन रिच होनी चाहिए, और स्पेशली जब आप एज करते हो बियॉन्ड 40, बियॉन्ड 50, योर प्रोटीन इनटेक शुड बी हायर। नहीं तो आप अपनी मसल लूज़ करोगे, आप धीरे धीरे आपकी एजिंग बहुत फास्ट होगी। कार्बोहाइड्रेट सबसे कम करने चाहिए। इंडियन डाइट में सरप्राइजिंगली कार्बोहाइड्रेट सबसे मेजर पोर्शन है, वो कम करने चाहिए। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी खाते थे कार्बोहाइड्रेट, बट वो मेहनत बहुत करते थे। यहाँ मेहनत तो ज़ीरो हो गई, दिन में ऑफिस का 12-12 घंटे काम हो गया, बट कार्ब्स हम खा रहे हैं। दूसरा, हम पहले कार्बोहाइड्रेट खाते थे तो गुड़ खाते थे वो लोग, या ऐसे खाने खाते थे जिसमें शुगर एकदम से नहीं बढ़ती थी। अब हम कंसनट्रेटेड प्रोसेस्ड फूड लेते हैं जो कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट होता है, रिच इन ऑक्सीडाइज्ड फैट होता है क्योंकि तला भुना होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और या हम एनर्जी ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक या फ्रूट जूस ये लेते हैं जिससे कि एकदम से शुगर स्पाइक करती है। ये नुकसान करती है, लॉन्ग रन में काफ़ी नुकसान करती है। तो इनको नहीं खाना है। नेचुरल खाना खाना है, जिसको हम बोलते हैं कच्चा खाना, या जो नेचुरल फॉर्म में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो मेन पोर्शन होना चाहिए। पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, कार्ब्स कम होने चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, फैट मिनिमल होना चाहिए, बट इस टाइप का फैट होना चाहिए। और फैट को कभी बार बार गर्म करके नहीं लेना। घर में भी जो घी बचा है, तेल बचा है, फिर गर्म कर दिया, फिर खाने को गर्म कर दिया, उससे बहुत नुकसान होता है, वो टॉक्सिक फूड हो जाता है। उससे कैंसर भी बहुत होता है, उससे हार्ट अटैक्स भी बहुत होते हैं, स्ट्रोक भी बहुत होता है। और इन द एंड तंबाकू किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है, ना स्मोकिंग, ना वैसे मुंह में। दूसरा, अल्कोहल नहीं लेना है। पहले मिथ थी कि थोड़ा अल्कोहल हार्ट को फ़ायदा करता है। अल्कोहल इन एनी क्वांटिटी इज़ अ पॉइजन टू हार्ट, लिवर एंड ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अल्कोहल नहीं लेना है, और गम नहीं खाना है, जी। वो बहुत ज़रूरी है। तो इंडियन हेल्दी थाली मील को सर ने डिफाइन कर दिया है, क्वांटिटी भी बता दी आपको, कितनी कितनी क्वांटिटी आपको रखनी चाहिए जो बेसिक रोज़ आप खाना खाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, आपके पास तो हज़ारों हार्ट के पेशेंट्स आते होंगे, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन जो कॉमनली आप एक प्रॉब्लम देखते हैं उन मरीज़ों में, वो क्या आप देख रहे हैं? क्या लाइफस्टाइल स्ट्रेस ही सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं आप उनके अंदर? आजकल अगर यंग पॉपुलेशन देखें, जेनजी पॉपुलेशन देखें, या उसके आगे वाली, पहले वाली, 2 चीज़ें हैं: स्ट्रेस, रॉन्ग फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एंड वेरी पुअर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप। स्लीप डिप्राइवेशन बहुत बड़ा कारण है, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, डाइट बहुत बड़ा कारण है, और मोस्टली सेडेंट्री वर्किंग। और ये चीज़ कोविड के बाद से बहुत शुरू हुई, ये वर्क फ्रॉम होम से बहुत शुरू हुई। अब आजकल जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला, दूसरे रीज़न से, इकोनॉमिक रीज़न से आप वर्क फ्रॉम होम करो, बट वर्क फ्रॉम होम से
आदमी क्या करता है, काम करता है, बैठे बैठे बिस्तर पे काम कर रहा है, बिस्तर पे काम कर रहा है, सिटिंग कर रहा है, कुछ नहीं मिला, बीच में जाके कुछ खाया आया, फिर कुछ खा लिया, एकदम मोबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। मोबिलिटी ज़ीरो होती है, ईटिंग ज़्यादा हो जाती है और एक्सरसाइज ज़ीरो हो जाती है, और एक मेंटल स्ट्रेस भी होता है उसको। जैसे आप 10 लोगों से मिलोगे, ऑफिस जाओगे, मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे, यू आर डी स्ट्रेसिंग योर सेल्फ। हियर यू आर कन्फाइंड टू अ क्लोज स्पेस, यू आर ओनली वर्किंग लाइक अ रोबोट, यू आर एक्चुअली स्ट्रेसिंग योर बॉडी। ह्यूमन बॉडी इसके लिए नहीं बनी है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, उसको इंटरेक्शन ज़रूरी है, उसको बात करना ज़रूरी है, उसको चीज़ें देखना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हेल्दी लिविंग के लिए। और सर दूसरा जो आपने कहा कि अब जो स्लीपिंग साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हुई है, उसका एक बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा। रीज़न फ़ोन है। स्क्रीन टाइम हमारा इतना ज़्यादा होता है कि रात में नींद नहीं आती है, उससे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हो, स्पेशली हार्ट की बीमारी से बचना चाहते हो, और हार्ट से ज़्यादा मेंटल बीमारियों से बचना चाहते हो, जो कि सबसे मेजर प्रॉब्लम है कंट्री में, आपको 1 घंटे का डिजिटल टाइम जो है ना, इससे आपको एकदम फ़ोन बंद करके सोने से 1 घंटे पहले आप फ़ोन बंद करके सो, नहीं तो आप पक्का हार्ट की प्रॉब्लम होगी और प्रॉब्लम्स भी होंगी। सो स्लीप के दो चीज़ें हैं, क्वांटिटी ऑफ स्लीप एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप। आपको 7 से 8 घंटे सोना ही सोना है। दूसरा, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि रात में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए रात में जल्दी खाना खाओ, 2-3 घंटे बाद सो, और एटलीस्ट 1 घंटे पहले फ़ोन, और फ़ोन के साथ साथ टीवी भी। जी। ये नहीं होना चाहिए आपके बेडरूम में, फ़ोन और टीवी नहीं होना चाहिए, या फ़ोन ऑफ होना चाहिए, टीवी ऑफ होना चाहिए, तब आप सो, तब बढ़िया नींद आएगी। प्रेफरेबली जल्दी उठो, और उसके बाद अगर आपको सो के जब आप उठते हो सुबह लगता है कि आज हम बहुत फ्रेश हैं, तब तो आपकी क्वालिटी ठीक थी। और अगर आपको लगता है कि मेरा बदन दर्द हो रहा है और सर दर्द हो रहा है, थोड़ा और सो लें, तो इसका मतलब आप 8 घंटे सोए भी, बट क्वालिटी गड़बड़ थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा यहाँ पे सर। कई बार ऐसा होता है कि हम सो के उठते हैं, ठीक ठाक सोते हैं, उसके बाद भी ऐसा लगता है थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, कुछ तो मिसिंग है। ये ऐसा क्यों लगता है? क्या ये स्क्रीन टाइम और क्या हैबिट्स बिल्कुल, क्या है जिसकी वजह से ये सब अगर है? आपका सोते समय आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, आप कुछ देख के सो रहे हो, तो आपका ब्रेन जब आप सो रहे हो तो काम कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, वो सो नहीं रहा है। आप ओके। लेट खाना खा के फ़ौरन सो गए, आपकी जो गट है वो इतना काम कर रही है कि आपके ब्रेन को सोने नहीं दे रही है, आपका लिवर को रेस्ट नहीं देने दे रही है। सोना, हम लोग सोचते हैं सोना इज़ ओनली फॉर फिजिकल रेस्ट, सोना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बॉडी के सारे सेल उस समय रिकवर करते हैं, अपने को रिपेयर करते हैं। ह्यूमन बॉडी ऐसी है जो खुद को रिपेयर करती है, खुद को, जो कैंसर सेल्स हैं या गंदे सेल्स हैं उनको खा के ख़त्म करती है। राइट फ्रॉम ब्रेन टू हार्ट एंड एवरी सेल, उसका रिपेयर रात में होता है। उसके लिए उसको दो चीज़ें चाहिए, रेस्ट चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा शुगर नहीं चाहिए, हैवी फूड नहीं चाहिए, और उसको अनइंटरप्टेड स्लीप चाहिए। अगर इंटरप्टेड स्लीप है तो ये चीज़ होती नहीं है। और एटलीस्ट 12 घंटे आपको खाली पेट रहना चाहिए। तो अगर आपने 6 बजे 7 बजे शाम को खा लिया, तो आप सुबह 8 बजे अगर नाश्ता कर रहे हो, 7 बजे कर रहे हो, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपने 12 बजे खाना खा लिया, फिर सुबह आप 5 बजे उठे, 6 बजे उठे और बेड टी और फिर शुरू हो गए, तो वो आपकी बॉडी एक टॉक्सिक स्टेट में, उसको रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। यानी कि इन शॉर्ट कहें सर तो हम ऐसा सोचते हैं बॉडी हमारी सो गई है लेकिन दिमाग को हम रेस्ट नहीं दे रहे हैं। दिमाग, दिमाग और सो नहीं रहा है किसी हमारा। भी सेल को आप रेस्ट नहीं दे रहे हो, ना हार्ट, ना दिमाग, ना लिवर, ना पैनक्रियास, किसी भी सेल को आप रेस्ट नहीं दे रहे हो, आप उसको लोड ही करे जा रहे हो। राइट। आप तो सो रहे हो, बॉडी सो रही है, इतना काम दे दिया है कि सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। सर सवाल हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि खुद आज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कोई भी एक सवाल हमारे से छूटे ना, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि डॉक्टर साहब के पास जाओ तो सब कुछ पूछ लो, जो भी पूरी रूटीन है वो ज़रूर उनके साथ बताओ, क्योंकि डॉक्टर के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो जल्दी से हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए सर कि कोई अगर 3 हैबिट अगर आपसे पूछा जाए जो आप सजेस्ट करें लोगों को डेली बेसिस पे, डेली रूटीन में, वो 3 कौन सी हैबिट है जो कि खुद को हेल्दी रखने के लिए, अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें फॉलो करना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर है तो डाइट। डाइट, राइट। डाइट में हमें नेचुरल खाना खाना है, कम खाना खाना है, रात को जल्दी खाना खाना है, और 14 घंटे 12 घंटे की फास्टिंग स्टेट रहनी ज़रूरी है, जो कि हो जाती है। अगर आप जल्दी खाओगे
जल्दी सो गए, और 12 घंटे की हमारी एंशियंट स्टाइल में 12 से 14 घंटा हर आदमी फास्ट करता है। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। ओके। डाइट में नो प्रोसेस्ड फूड, नो अल्कोहल, नो टोबैको। नंबर 3, आपको सोना बहुत ज़रूरी। तो सोने के लिए हमने आपको बताया, नो मोबाइल, नो टीवी 1 आवर बिफोर स्लीपिंग। दूसरा, सोने में खाना जल्दी खा के, कम खाना खा के सोना है। और तीसरा, गम नहीं खाना है। ये नहीं कि बहुत स्ट्रेस में सो गए। पुरानी कहावत है ना कि सोने से पहले अपने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, अपने गिले शिकवे ख़त्म करके तब सो, वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज अगेन, ऐसे वॉकिंग, ओवर जिमिंग ख़राब है, टहलना कोई यूज़ का नहीं है। सो योर एक्सरसाइज हैज़ टू बी एटलीस्ट इतनी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि हम अब आप जैसे बात कर रहे हैं, हम 2-3 सेंटेंस से ज़्यादा बिना हाफे बात ना कर पाएँ, इतनी तेज़ी से चलना होता है। हम लोग अगर इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो हमें अपना हार्ट रेट 85% ऑफ टारगेट हार्ट रेट ले जाना होता है। टारगेट हार्ट रेट होता है 220 माइनस योर एज। तो सपोज़ किसी की एज 40 साल की है, उसका टारगेट हार्ट रेट इज़ 85% ऑफ 180। तो आप मोटा मोटा समझ लो 150-160 के बीच में उसका हार्ट रेट होना चाहिए वाइल एक्सरसाइजिंग। और ये स्टेट एटलीस्ट 30 मिनट के लिए होनी चाहिए। So somebody has to exercise about 120 to 150 minutes per week, ideally आधे पौन घंटा every day. But आप 10 मिनट वार्म अप और कूल डाउन के लिए छोड़ दो। 20 से 30 मिनट इस स्टेट में आपको एक्सरसाइज करनी है, और वो भी एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग। जब ये स्टेज आती है तो आप बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हो। आपका बॉडी, आपकी सांस, आप 2-3-4 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं बात कर पाओगे बिना हाफे। तो इस लेवल की एक्सरसाइज करो तो एक्सरसाइज है हार्ट क्या के लिए। इसमें कार्डियो और वेट लिफ्टिंग इंक्लूड वेट करना लिफ्टिंग चाहिए? हार्ट के लिए यूजलेस है। वेट लिफ्टिंग इज़ ओनली फॉर मसल बिल्डिंग एंड बोन की स्ट्रेंथ रखने में, वो करनी चाहिए। बट कार्डियक फिटनेस के लिए एरोबिक एक्सरसाइज, वो कार्डियो ज़रूरी है, जिसमें कि आपका हार्ट रेट बढ़ता है और सस्टेन तरीके से बढ़ता है और इस लेवल पे बढ़ता है। तो दैट इज़ गुड फॉर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, नॉट ओनली हार्ट। उससे स्ट्रोक भी रुकता है, उससे आपका मेटाबॉलिक फंक्शंस भी ठीक होते हैं, आपका फैटी लीवर भी ठीक होता है, आपका ब्रेन भी ठीक होता है। सो दैट इज़ द स्टेज। वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो कोई करता नहीं है मोस्टली आलस की वजह से। आज पोल्यूशन है तो आज ये है, तो जी। आज वो है, आज जाड़ा है, आज गर्मी है। वो घर पे भी कर सकता है लेकिन करता नहीं है। सर, सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे वीडियोस हमने देखे हैं, रील्स देखे हैं, जिसमें एक ट्रेंड सा चल रहा है कि अगर आप अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं तो खान पीन से आप शुगर को बिल्कुल निकाल दीजिए, रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो क्या ये ठीक है कि जो इंडियन फूड पैटर्न है जिसमें रोटी चावल तो हम खाते ही खाते हैं, शुगर भी होता ही है, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या फिर क्वांटिटी कम करें उसकी? नहीं, क्वांटिटी कम करें और क्वालिटी भी चेंज करें। अच्छा। तो रिफाइंड शुगर इज़ बैड, लेकिन अगर आप गुड़ खा रहे हो, अंजीर खा रहे हो, वो ठीक है। आप फल खा रहे हो जो, वो ठीक है। फल का रस पी रहे हो, वो गड़बड़ है। पैक्ड रस पी रहे हो, वो डेंजरस है। तो शुगर, ऐसा नहीं है कि शुगर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, फैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दोनों की रिक्वायरमेंट है, बट कम है। और नेचुरल फॉर्म में हम उसको मेज़र करते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स से। जिनकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, उस टाइप की मीठी चीज़ें आर प्रेफरेबल ओवर फूड विच है वेरी हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स। जैसे आपने एकदम रिफाइंड शुगर खा लिया, आपका एकदम से शुगर बढ़ जाएगा। आपने 1 गिलास फ्रूट जूस पी लिया है, एकदम से शुगर बढ़ जाएगा। वो नहीं करना है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। पूरा नहीं छोड़ना है, इतना छोड़ना है, और नेचुरल फॉर्म में वो लेना है। जितना आप नेचुरल फॉर्म में मीठा लोगे, उतना आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होगी और उतना ज़्यादा आप उसको टॉलरेट कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। हार्ट अटैक के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखो, हार्ट अटैक पहले तो ये समझो आप 20% केसेस में बिना सिम्टम के आ सकता है, 80% में सिम्टम आता है। ये 20% जो लोग होते हैं, इनमें या तो डायबिटीज़ होती है,
क्योंकि डायबिटीज़ जो आपकी नर्व्स होती हैं पेन वाली, पेन कैरिंग नर्व्स ख़राब हो जाती हैं डायबिटीज़ में, तो उनको अटैक भी होता है, पता नहीं चलता है, साइलेंट अटैक होता है। दूसरा होती है लेडीज़ को सिम्टम बड़े वेग आते हैं। अगर हार्ट अटैक आदमी को हो तो उसको टिपिकल सिम्टम आएंगे, सीने में दर्द होगा, पसीना आएगा, हाथ में जाएगा, 90% केसेस में पहचान लेगा कि ये कुछ नई चीज़ है और बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेडीज़ में उनको होगा घबराहट हो रही है, एकदम से थकाई लग रही है, बेचैनी हो रही है, इस टाइप के सिम्टम आते हैं। वो वर्ल्ड ओवर नोन फैक्ट है कि ऐसे आते हैं। तो इन दो ग्रुप में तो बहुत एक सिम्टम बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट में चेस्ट पेन हो रहा है, थोड़ा भी हो रहा है, डोंट पुट योर माइंड कि हम ये हार्ट का नहीं है, एसिडिटी हो सकता है, कल दिखा लेंगे। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऐसे घर की लेडीज़ में अगेन दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सिम्टम, बिकॉज ये मिस होता है तो उनके फिर डेथ के चांस बहुत बढ़ते हैं। तीसरा मिथ होता है कि लेडीज़ देमसेल्फ निगलेक्ट देमसेल्फ, फैमिली निगलेक्ट्स लेडीज़ की, इनमें तो कुछ होता ही नहीं है। और एक मिथ है कि लेडीज़ को हार्ट अटैक नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेडीज़ को मेनोपॉज तक अगर वो स्मोक नहीं कर रहे हैं, हार्मोन नहीं ले रहे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट नहीं है, तो हार्ट अटैक से प्रोटेक्शन होता है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। उसके बाद लेडीज़ में हार्ट की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और आदमियों से कैचअप करती है और उससे ज़्यादा ही होती है बल्कि। तो इसलिए दीज टू सबसेट शुड नेवर बी टेकन लाइटली। इनमें हार्ट अटैक को बहुत केयरफुली, अगर 40 साल के ऊपर या पोस्ट मेनोपॉजल लेडी है तो बहुत इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए और जी। ज़रूर उनको दिखाना चाहिए। जी। अब बचा हार्ट अटैक का क्लासिकल सिम्टम क्या होता है। तो क्लासिकल सिम्टम ये, अगर पहली बार आपको दर्द आ रहा है, बहुत सीवियर दर्द है, आपको लग रहा है कि मेरी जान, अंदर से फीलिंग होती है कि जान चले जाएगी, घबराहट होती है, पसीने आते हैं, सांस फूलने लगती है, इन दैट सिचुएशन 99% ये अटैक होगा। 1% एसिडिटी या कोई और कारण हो सकता है। जैसे मैंने बताया, आप एस्प्रिन लो, आप डॉक्टर को दिखाओ नियरेस्ट, उसको टालो नहीं। जितनी जल्दी आप पहुंचोगे, जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा, उतना आपका हार्ट का मसल बचेगा, उतनी आपकी लाइफ भी, मतलब एक तो आपकी जान बचेगी और दूसरा हार्ट की पावर बचेगी, जिससे कि आप नॉर्मल लाइफ ले सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। नियरेस्ट हार्ट के सेंटर में जाओ या डॉक्टर के पास जाओ, वो फर्स्ट एड देगा, दवा देगा, एंड देन वट एवर इज़ रिक्वायर्ड वी डू इट। ईसीजी करेगा। डॉक्टर साहब, कोविड के बाद कुछ पैटर्न में चेंजेस आपने देखा है हार्ट से रिलेटेड मरीजों के? क्या केसेस बढ़े हैं? क्या आपने देखा है अंतर? डेफिनेटली बढ़े हैं, ये तो प्रूव्ड फैक्ट है कि कोविड के बाद हार्ट अटैक्स बढ़े हैं। जैसे आपने बताया प्रतीक यादव जी का, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बढ़े हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बढ़ी है, स्ट्रोक्स बढ़े हैं, डेफिनेटली बढ़े हैं। वो इसलिए बढ़े हैं कि हार्ट की ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ गई है और हार्ट में बहुत बार मसल में सूजन आ गई है, स्कार बने हुए हैं, जिससे कि सडन डेथ भी होती है। अब ये कोविड के बाद हुआ, कोविड से हुआ या वैक्सीन से हुआ, ये कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे या तो उनको जिनको कोविड नहीं हुआ या वैक्सीन नहीं मिली वर्ल्ड ओवर। तो हमारे पास वो ग्रुप है जिनको कोविड हुआ और वैक्सीन भी दी गई, या कोविड सब क्लिनिकल हुआ, पता नहीं चला, लेकिन वैक्सीन दी गई। इनमें बीमारियां वर्ल्ड ओवर बढ़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये किससे बढ़ी हैं ये पता नहीं, इसे बट बढ़ी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। बड़ा मुश्किल है। आप ऐसे मरीज कहाँ, किसको दो चीज़ों को कंपेयर करोगे? ऐसा ग्रुप तो है नहीं जिसमें कोविड भी नहीं हुआ, बिल्कुल सही। वैक्सीन भी नहीं मिली, और उनसे वर्सेस बाकी लोगों से वर्ल्ड ओवर वैक्सीन मिली, 90% लोगों को कोविड हुआ, क्लिनिकल या सब क्लिनिकल। जी। डॉक्टर साहब, ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी साइंस बहुत आगे बढ़ गया है और अब मरीज़ों को इलाज करने का तरीका भी बहुत बदल गया है, पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। कई तो हमने सुना भी है लेज़र से ऑपरेशन हो रहा है, रोबोट ऑपरेशन कर रहा है। आप थोड़ा इसे तफसील से समझाएंगे कि किस तरीके से अब जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है, हार्ट के पेशेंट्स का इलाज हो रहा है? हाँ, तो अगर आप देखो, हार्ट का बेसिकली ब्लॉकेजेस जो हैं जिसको हम ट्रीट करते हैं कि अटैक ना हो, वो या तो एंजियोप्लास्टी की टेक्निक से करते हैं बिना ऑपरेशन के, या बाईपास से करते हैं। तो अगर हम एंजियोप्लास्टी की टेक्निक देखें तो पहले हम, एक कैथ लैब होती थी, आप एंजियोग्राफी करते थे, उसमें ब्लॉक दिखता था एक नैरोइंग, और उसको आप बलून से या
खोल के या स्टेंट डाल देते थे स्प्रिंग जैसा, फिर आप देखते थे एकदम स्मूथ सा आ गया तो आर्टरी खुल गई। जी। वो हम 100% सक्सेस मानते थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चला कि वो जो हमें दिख रहा है वो 3 डायमेंशनल चीज़ को हम बाहर से उसकी शैडो देख रहे हैं 2 डायमेंशन में, वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में कोरिलेट नहीं होता था। वो लोग कहते थे ना कि एंजियोप्लास्टी कुछ दिन चलेगी, टाइम पूरे लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगी, या उसमें रिकरेंस हो जाती थी या क्लॉटिंग आ जाती थी। तो अब क्या हुआ, जब साइंस बढ़ी है तो बहुत से इम्प्रूवमेंट हुए हैं एंजियोप्लास्टी में। सबसे पहला इम्प्रूवमेंट हम देखें तो जैसे हम पहले ग्रॉइन से करते थे, मरीज मोटे कैथेटर से करते थे तो मरीजों को 2-3 दिन रुकना होता है। अब हम रेडियल आर्टरी से करते हैं, मरीज को लेटने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ़ौरन चल सकता है और यहाँ पे हम इमीडिएटली शीट निकाल के बैंड लगा देते हैं। तो एक तो ये इम्प्रूवमेंट है कि मरीज को बिल्कुल नॉर्मल लगता है। अब बेहोश तो हम पहले भी नहीं करते थे। दूसरा ये है कि हम अब आर्टरी को खाली एंजियोग्राफी से नहीं देखते हैं, हम आर्टरी को अंदर से देखते हैं और बहुत प्रिसीजन से देखते हैं। अगर आप एक बाल देखो, एक बाल की जो थिकनेस होती है उसका 100 या उससे भी कम थिकनेस से हम स्क्रीन करते हैं, अंदर से इमेज करते हैं। हम माइक्रोन लेवल पे देख सकते हैं कि आर्टरी की वेसल कैसी है, जो हमने हमें कैसे उसको ट्रीट करना है। कैल्शियम है तो हमें कैल्शियम कैसे निकालना है, कितने साइज़ का स्टेंट डालना है, उसके अंदर लिपिड ज़्यादा हैं कि फाइब्रोसिस ज़्यादा है, कौन सी टेक्निक ठीक रहेगी कि हम खाली बलून से, ड्रग कोटेड बलून से ट्रीट करें, कि हम स्टेंट डालें, कि हम कैल्शियम निकालने की डिवाइस यूज़ करें, या हम पूरा ब्लॉक ही जो है उसको निकाल लें बाहर। ये सारी चीज़ें हम अंडर विजन कर सकते हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल की इमेजिंग पे करते हैं। इसकी टेक्निक्स होती हैं, या तो हम OCT करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, इसमें हम माइक्रोन लेवल तक देख सकते हैं, या फिर हम इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड करते हैं। जैसे आप एको और अल्ट्रासाउंड करते हो, हमारे कैथेटर की टिप पे ही अल्ट्रासाउंड लगा होता है, तो हम अंदर से आर्टरी को देखते हैं, बाहर से नहीं, अंदर से देखते हैं और ये सारी स्टडी करते हैं। उसके बाद हम स्टेंट करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि स्टेंट पूरा यूनिफॉर्मली खुला, हर एज, हर उसका स्ट्रट जो है वेसिल की वॉल के अगेंस्ट अपोज हुआ कि नहीं हुआ, एरिया कितना था। फिर हम उसको फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं कि कोई रेजिस्टेंस और ग्रेडियंट तो नहीं रह गया। तो एक और जांच होती है जो हम कैथ लैब में ही करते हैं, उसको FFR बोलते हैं। सो नाउ वी आर डूइंग एंजियोप्लास्टीज विथ वेरी हाई प्रिसीजन, जिसमें कि हम सब मिलीमीटर या माइक्रोन लेवल तक हम एक्यूरेसी से इमेज करते हैं। हम फिजियोलॉजिकली भी देखते हैं कि ब्लड सप्लाई एडिक्वेट है, कोई ग्रेडियंट नहीं है। तो ट्रायल्स हुए हैं काफ़ी वर्ल्ड ओवर जी। जिसमें इस तरीके से प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी वर्सेस नॉर्मल एंजियोप्लास्टी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में रिजल्ट्स में। अब हम ऑलमोस्ट 100% सर्टेनिटी से एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं एंड बता सकते हैं दिस इज़ द बेस्ट रिजल्ट, चांसेस ऑफ मेजर एंजियोप्लास्टी फेलियर आर नॉट देयर। ये एक तरीका है। अब नाउ वी कैन इवन डू रिमोट एंजियोप्लास्टीज। हम यहाँ बैठे हैं, समझ लीजिए अहमदाबाद में कोई बैठा हुआ है, हम यहाँ रोबोट से इसको कर सकते हैं। वहाँ पे मरीज है, उसने वहाँ पे रोबोटिक आर्म्स डाल दिए गए, कोई फीड कर रहा है कैथेटर को, हम यहाँ से उसको चला के एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ बीइंग डन। सिमिलरली सर्जिकल साइड में हम रोबोट से, अब पहले हम बहुत बड़ा स्कार बनाते थे, हार्ट को रोक के ओपन हार्ट सर्जरी करते थे हार्ट लंग मशीन के साथ, उसमें रिस्क होते थे, स्ट्रोक का रिस्क होता था, मरीज़ की रिकवरी में 2-3 महीने लगते थे। उसके बाद बीटिंग हार्ट सर्जरी आई कि हम चलते हुए हार्ट में ही बाईपास करते हैं। उसके बाद अब मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी आई कि हम छोटा सा स्कार बनाते हैं, हम बीच की बोन नहीं काटते, छोटी सी स्कार रिब के बीच में से काट के हम वहाँ पे बाईपास करते हैं, और अब हम रोबोट से करते हैं। तो अब का बाईपास खाली जैसे लेप्रोस्कोपी होती है, जैसे गॉल ब्लैडर निकालते हैं, 2-3 पोर्ट्स लगते हैं, सर्जन थोड़ा दूर बैठता है और बैठ के वहाँ से बाईपास करता है अंदर से निकाल के। सो थिंग्स हैव रियली इम्प्रूव्ड एंड आगे फ्यूचर, हम जैसे वाल्व्स हैं, पहले वाल्व सर्जन बदलता था ओपन हार्ट सर्जरी करके, अब हम वाल्व बदलते हैं बिना सर्जरी के एंजियोप्लास्टी टेक्निक से।
पेशेंट जो उस समय 2 हफ्ते में ठीक हो पाता था, 3-4 महीने में उसका वो पूरा हड्डी जुड़ती थी, अब वो पेशेंट दूसरे दिन घर जा सकता है। तो दीज आर द न्यू टेक्निक। जो वाल्व लीक होते थे अब सर्जन की ज़रूरत नहीं है, हम उसको क्लिप कर सकते हैं, करते ही हैं। एनोरिज्म्स हैं जिनकी आर्टरी फट जाती थी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हुई, उसको हम अब वास्कुलर उसमें बिना ऑपरेशन के उसी समय ठीक कर देते हैं, बिना इवन पेट और सीना खोले। तो चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं और बड़ी प्रिडिक्टेबल हो गई हैं। मरीजों के लिए भी बहुत सरल हो गया अब इलाज मरीजों के लिए कराना। बहुत सरल हो गया है, डॉक्टर के लिए सरल भी हो गया है, लेकिन मुश्किल भी हो गया है। पहले मरीज हमें यादें आते थे कि हार्ट का पेशेंट है, अटैक हो गया, एंजियोप्लास्टी करी, बच गई तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, भगवान की जी दया है, जी बाकी ये मर गया तो कोई बात नहीं। आज का मरीज हाथ में उसके गूगल और एआई होता है, उसको ये चीज़ चाहिए, इतने वो पूछता है कि कितने % रिस्क है, क्या डलेगा, जी क्या जी प्रिसीजन, वो आपको एक एक चीज़ मालूम भी होनी चाहिए, आना भी चाहिए और वही रिजल्ट देने हैं। बिल्कुल सर। तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रिसीजन मेडिसिन हो गई है, एंजियोप्लास्टी हो गई है और बहुत डिमांडिंग हो गई है। पेशेंट को वो रिज़ल्ट चाहिए तो चाहिए, और ऐसे ही होना भी चाहिए। बिल्कुल सर, और एक्सपर्ट्स के नज़र में ही होना चाहिए, एक्सपर्ट्स के साथ ही होना चाहिए। हमने इससे पहले भी हालांकि बात की, मैं चाहूँगी थोड़ा सा और इस पे डिटेल में आप बताएं कि हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें फैमिली हिस्ट्री का कितना रोल होता है और कब वो सिचुएशन अलार्मिंग हो जानी चाहिए? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। फैमिली हिस्ट्री सबसे बड़ा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। पहले लोग खानदान देख के शादी करते थे, इस खानदान में लॉन्गिविटी बहुत है, 100 साल सब जिंदा रहते हैं, 90 साल जिंदा रहते हैं डिजीज़ फ्री, वो जीन्स देखते थे एक तरीके से। अभी भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसमें आप कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते हो, आप जीन नहीं चेंज कर सकते हो। आप क्या चेंज कर सकते हो, अगर आपको मालूम है कि आपकी जेनेटिक हिस्ट्री बहुत ख़राब है, फैमिली हिस्ट्री बहुत ख़राब है, तो आप टेस्टिंग बहुत जल्दी कर सकते हो, आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई बहुत जल्दी कर सकते हो, आप कोलेस्ट्रॉल जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, उसको आप बहुत कम लेवल पे ला सकते हो, सिंगल डिजिट्स में ला सकते हो। आप उसको मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो, एक्सरसाइज करा सकते हो, उसको ये सारी चीज़ें बता सकते हो कि कितना रिस्क है और आपको क्या करना है कि बीमारी आए ना। ये सब करने से ये नहीं है कि वो बीमारी नहीं आएगी, फिर भी देर इज़ अ 50% चांस ये बीमारी आएगी, बट जो चीज़ 30 साल में आनी थी हो सकता है 80 साल पे आएगी, 70 साल पे आएगी। दिस मच ऑफ गेन यू कैन गेट। एंड ये देखा गया फैमिली हिस्ट्री जो आप बात कर रहे हो, अगर किसी भी पेरेंट्स को अगर अटैक समझ लो 50 साल पे हुआ है या 30 साल 40 साल पे हुआ है, तो उसके बच्चे को 10 साल पहले वो अटैक आएगा। हाँ, और उसके बच्चे को उससे 10 साल पहले आएगा। सो इट एक्चुअली एवरी 10 ईयर्स वो प्रिसीड करता है नेक्स्ट जनरेशन में। यानी सर ये कुछ इस तरीके का है कि जैसे हम देखते हैं कि डायबिटीज़ अगर आपके मदर फादर को या घर में किसी को है ब्लड रिलेशन में, तो फिर वो होता ही होता है। इसमें भी ऐसी कुछ इसी तरीके हार्ट से। डिजीज़ तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क ये फैक्टर सर आपने फैमिली बहुत हिस्ट्री। ही शॉकिंग बात बताई है और ये ध्यान से सुनना चाहिए हाँ, सबको। सुनना चाहिए एकदम, और जिनको है उनको शुरू से ही बहुत लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसको कभी भी जो फैमिलीज़ में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि फैमिली देख के ये देख जी के जी शादी जी। करो या ना करो, बट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर है। प्रिकॉशन लेंगे तो ठीक हो तो सकता है आप ऐसा। उसको हाँ। कंट्रोल में रख सकते हो, हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हो, एंड इन फ्यूचर यू नेवर नो। अब जेनेटिक थेरेपीज़ आ रही हैं, इन फ्यूचर आप अपने उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो कि नहीं हो अटैक, ये भी कर सकते हो आप। अब सर ज़रा मिथ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फ़ोन हमारे हाथों में हो और फ़ोन पे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो सच नहीं है और जो ऐसी भी आती हैं जो सच होते हुए भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हार्ट से रिलेटेड वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि सच नहीं है लेकिन लोग वो मान कर बैठे हैं कि सच है, और कौन सी वो बातें हैं जो लोगों को पता नहीं है लेकिन वो सच है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे कोई काम करना चाहिए, उनको अपने पैटर्न, अपने हैबिट्स, अपनी जो रूटीन है उसमें बदलाव लाना चाहिए? तो सबसे बड़ी चीज़ जैसे हमने बताई, पहले ये होता था, काफ़ी डॉक्टर्स भी कहते थे मिथ्स, थोड़ा अल्कोहल लेने से हार्ट अटैक के लिए नहीं होते बल्कि फ़ायदा होता है, ये काफ़ी डॉक्टर्स भी कहते थे। अब बहुत बड़ी स्टडी हुई है, इंटर हार्ट स्टडी, 7 कॉन्टिनेंट में हुई है, उसमें क्लियरली प्रूव्ड है एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ डेंजरस टू हार्ट,
बैड फॉर हार्ट। तो एक मिथ है विच हैज़ बीन बस्टेड। सेकंड मिथ है कि आप एक्सरसाइज कर लो, बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स हों तो उससे कॉम्पनसेट हो जाते हैं। आप स्मोकिंग कर लो, 2 घंटा जिम कर लो तो आपको अटैक नहीं होगा। आप टेढ़ा मेढ़ा खाना खा लो और आप एक्सरसाइज कर लो, तो ये जेंजी में बहुत इम्पोर्टेंट ये मिथ है। तो हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ठीक रहेंगे, यू नो। आप अपने को स्ट्रेस कर लो, कुछ नहीं होता। ये मिथ्स जो हैं बहुत बड़े हैं कि नहीं होता। तीसरा मिथ जो बस्टेड है, आज से 10 साल पहले ही होता था, फैट इज़ दी कॉज फॉर हार्ट अटैक एंड हार्ट अटैक, कि आर्टरी में चर्बी जमा होती है, चर्बी जमा होती है और उस पर क्लॉट आता है। तो अगर आप फैट ज़्यादा खाते हो तो चर्बी ज़्यादा जमा होती है। अब ये मिथ बस्ट हो गई, इतनी हो गई कि यूएस में फ़ैट को डेंजरस आइटम की लिस्ट से ही हटा लिया गया। अब उसकी जगह क्या आया है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले मिथ थी कि मीठा और इन सब से तो मोटापा बढ़ता है लेकिन हार्ट अटैक नहीं होता। अब सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यही है कि एक्स्ट्रा कार्ब्स, एक्स्ट्रा कैलोरीज लीड टू अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और उससे हार्ट अटैक के रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये 3 मिथ तो डाइट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चौथा मिथ जो थी कि आप एक्सरसाइज करो, खूब एक्सरसाइज करो और थोड़ा बहुत स्मोकिंग कम करो तो आपको अटैक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सोना इम्पोर्टेंट है, जितनी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है उतना ही सोना इम्पोर्टेंट है, उतनी ही डाइट इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें तो करनी ही करनी है। और जैसे हमने बताया कि क्या करना चाहिए, साथ साथ ही मैंने बताया कि डाइट कैसी होनी चाहिए। नेचुरल फॉर्म में डाइट हो, 50% रिडक्शन आपकी डाइट में हो, रात का खाना 6-7 बजे के सनसेट के आसपास खा लो, फिर 3-4 घंटे बाद सो, जी। एंड डिजिटल फास्टिंग करो। स्क्रीन टाइम कम स्क्रीन करो। नो स्क्रीन टाइम, नथिंग। सोते समय एकदम रिलैक्स होके आप सो, ये बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एम्प्टी स्टमक करनी है, एंड मेंटल स्ट्रेस रिलीव करना है, गम नहीं खाना। मेंटल स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेस, एंड उससे इतनी ज़्यादा एक अबनॉर्मल स्टेट में हार्ट काम करता है या ब्लड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम करता है कि वो कभी ना कभी वो गिव वे करेगा। जी। तो इसीलिए सोना ज़रूरी है, इसीलिए मेंटल हेल्थ मेंटेन करना ज़रूरी है, इसीलिए आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज एंड ऑल, नॉट ओनली बिल्ड्स अप योर मसल बट ऑल्सो हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। जी, यानी अपने दिल को हेल्दी अगर आपको रखना है तो अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। जो डॉक्टर साहब ने बताया भी है उसका ज़रूर आप ध्यान रखें। आप दूसरा पार्ट जो आपने इमोशनल पार्ट दिल का बताया था, जी, जी। उस इमोशनल पार्ट को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। गम नहीं खाना है, खुश रहना है। हाँ, अगर आदमी खुश है और जेलस नहीं है, एनवियस नहीं है, और पूरी दिन की बात उसी दिन ख़त्म कर देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता, चिंता नहीं करता, पिछली बातें भूल जाता है, वो पक्का ज़्यादा जिएगा, वो डेफिनेटली उसको अटैक कम होंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यानी खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ध्यान रखिएगा डॉक्टर साहब की इस बात को और हमेशा खुश रहिएगा। अब आखिर में डॉक्टर साहब मैं आपसे एक आपका अनुभव पूछना चाहूँगी। क्या कभी ऐसा कोई हार्ट से रिलेटेड कोई ऐसा केस आया है, मरीज़ आया है जो आपके लिए भी बहुत चौंकाने वाला हो? जो आपको भी ऐसा लग रहा हो कि बहुत सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस ये रहा? हाँ, काफ़ी आए हैं। एक तो मैंने, जिसको मैं जानता था, सबसे कम उम्र का जो हमने एंजियोप्लास्टी करी है वो 17 साल की लड़की में करी है। और एक नहीं, उसकी 3 आर्टरी ब्लॉक थी, 3 जगह ब्लॉक थे उसको, और 17 साल की थी। तो दैट वाज वेरी शॉकिंग। और ये आज से हम बता रहे हैं करीब करीब 25 साल 26 साल पुरानी बात। तब इतने अच्छे ना स्टेंट्स होते थे, ना टेक्नोलॉजी होती थी, ना उस समय कोई सोचता था कि इस तरीके की बीमारी हो। अनफॉर्चुनेटली उसका बाईपास भी हुआ, बट वो बाईपास फेल हो गया बिकॉज कोई इश्यूज थे उसमें, फिर हमें उसकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। तो ये उस समय बहुत शॉकिंग था जब, 17 साल की उम्र में। हाँ, और 25 साल पहले 25 साल पहले जब कि इतना जब एडवांस ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। और आप कोई सोचता भी नहीं था कि यंग फीमेल में 17 साल में हार्ट अटैक्स हो सकते हैं और ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। वो फैमिली को कन्विंस करना ही बहुत मुश्किल था। तो ये चीज़ें बड़ी शॉकिंग थी। समटाइम्स इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। जैसे आप एंजियोप्लास्टी कर रहे हो, मैंने अपने फादर की एंजियोप्लास्टी करी जब वो 86 ईयर्स की एज में थे।
तो नॉर्मली लोग नहीं करते फिर अपने खुद के फादर या फैमिली में, बट करी मैंने। तो इट वाज स्ट्रेसफुल, बट आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू मी ऑल्सो कि माय फादर सेड नहीं तुम ही करोगे। दैट्स ग्रेट। तो ये चीज़ें मतलब स्ट्रेसफुल थी, बट जो हमें याद रहती हैं। बाकी तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आई है वैसे वैसे हम लोगों ने इवॉल्व किया है, एंड आई थिंक नाउ वी आर डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। नई चीज़ें अब हम ये कर रहे हैं कि जैसे जो रीनल फेलियर के पेशेंट हैं जिसमें कि आप कॉन्ट्रास्ट नहीं दे सकते हो, ऐसे बहुत से मरीज होते थे जिनको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, लेकिन उनकी एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी बिकॉज दूसरी उसका डाउन साइड ही होता था कि वो डायलिसिस पे चले जाएंगे क्योंकि हमें कॉन्ट्रास्ट देना होगा। अब हम बिना कॉन्ट्रास्ट के उनकी एंजियोप्लास्टी करते हैं, नई टेक्निक्स जो हमने बताई हैं। केवल उसकी गाइडेंस से वी कैन नाउ गिव देम द सेम ट्रीटमेंट विदाउट हार्मिंग देयर किडनी। तो ये बड़ी नई चीज़ है जो कि बहुत कम लोग करते हैं वर्ल्ड ओवर, एंड इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। आजकल किडनी की डिजीज़ बहुत हो रही हैं, ऐसे मरीजों को बिना सर्जरी के हार्ट की एंजियोप्लास्टी प्रिसीजन से होना विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंड एनी रिस्क, दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक। जी, अब सर मैं आखिरी सवाल के साथ यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगी। देखिए, बीमारी है तो उसका इलाज भी है, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसा आपने बताया। लेकिन जब हम हार्ट के बारे में सोचते हैं कि दिल से संबंधित कोई बीमारी है या दिल का कोई मरीज़ है, तो एक अलग सा डर हो जाता है मरीज़ को भी और उसके परिवार वालों को भी। तो उतना डर रखने की ज़रूरत नहीं है कि अब इलाज है, वो सुविधा है, जिन सुविधाओं के बारे में आपने बताया। मैं चाहूँगी कि एक बार आप व्यूअर्स को ये थोड़ा समझा दें कि डरने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्ट्स हैं आपके लिए। नहीं, दिल की बीमारी से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें याद है जब हम छोटे थे तब किसी को हार्ट अटैक होता था तो ये होता था उसको लेटा दिया जाता था, एस्पिरिन खिलाते थे बस, और कोई तकलीफ कोई इलाज ही नहीं था। उसके बाद बहुत साल बाद तब ये होता था कि एक अटैक आया बच गए बहुत अच्छा, दूसरा आया तो किस्मत है, तीसरे में तो सब मर जाते हैं। वहाँ से लेके आज की तारीख में किसी को अटैक भी आ जाए वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, प्रोवाइडेड वो टाइम पे आ जाए और उसका इलाज हो जाए। नंबर 2, अब हम बीमारी बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, और हम हार्ट अटैक ना आए इसके बहुत से इलाज हैं। और जैसे हमने आपको बताया, शादी से पहले एंजियोप्लास्टी हो गई, शादी बच्चा गोदी में एंजियोप्लास्टी हो गई, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं वो, नॉर्मल वेकेशंस में जाते हैं, सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। इट इज़ लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड आप टाइम पे करो। जैसे आज की तारीख में आप देखो, इसके आज जो कैंसर की ट्रीटमेंट की स्टेज है कि लोग डर अभी भी बहुत है, स्टिग्मा है, लेकिन इलाज बहुत अच्छे हो रहे हैं। अगर आप जल्दी आ जाओ तो मैनी कैंसर्स आर क्योरेबल। हार्ट की बीमारी से डरने की बात है तो आज मैं कहूँगा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 99% हार्ट की बीमारी को हम ट्रीट कर सकते हैं समय रहते, वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं 1-2% जो बीमारियाँ वो हैं जो जिसमें कि बच्चा पैदा होता है जिसका हार्ट ही अब नॉर्मल होता है, उनको छोड़ दें। इसके अलावा ऑलमोस्ट हर हार्ट की बीमारी का इलाज है, और चाहे वो सर्जरी से हो, चाहे एंजियोप्लास्टी से हो, चाहे और डिवाइस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस डालने से हो, पेशेंट्स को हम उस लेवल पे ला सकते हैं जिससे वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, प्रोवाइडेड वो थोड़े प्रिकॉशन लें। जैसे आज की तारीख में कैटरैक्ट सर्जरी है, गॉल ब्लैडर सर्जरी है, मरीज को कोई स्टिग्मा नहीं होता, वो अपने को नॉर्मल समझता है। ऐसे ही हार्ट के केस में हो गया है। बस ये है कि समय रहते आना है, क्योंकि हार्ट बहुत समय तक हार्ट अटैक टॉलरेट नहीं कर सकता, बट समय रहते आना है, समय से पहले आना है, और एक डॉक्टर को रेगुलर चेकअप कराते रहें, डॉक्टर की एडवाइस मानते रहें। बाकी कोई डरने की बात नहीं है, नॉर्मल ज़िंदगी आप जी सकते हो और बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हो। तो दिल की बीमारी जिन्हें भी है या दिल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। डॉक्टर NN खन्ना जैसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं जो कि आपकी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, और बहुत ही सरल हो चुका है अब इलाज का पूरा पैटर्न, जैसा डॉक्टर साहब ने हमें बताया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें हमें बताने के लिए, हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। तो देखिए, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल आप रखते हैं, हेल्दी फूड पैटर्न अगर आप रखते हैं, और सबसे ज़रूरी अगर आप खुश रहते हैं, तो सारी बीमारियों से आप
दूर रह सकते हैं। यही आज के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब ने हमें बताया है। पूरा पॉडकास्ट ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे शॉकिंग एलिमेंट्स भी आप सबके लिए हैं। मिथ्स को भी तोड़ा है उन्होंने, जो मिथ हार्ट से रिलेटेड अभी तक फैलाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर आपके फ़ोन के ज़रिए। और हाँ, स्क्रीन टाइम भी थोड़ा कम करिए, ये डॉक्टर साहब ने स्ट्रिक्टली कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मिलेंगे आपसे पॉडकास्ट में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।